कोई दिक्कत नहीं है तो काहे के लिए उठ के चले आए? देख रहे ना हालत उन लोगों की कितनी खराब है। नाम कुछ भी रख ले, सबको 24 में जमानत जब्त होना है। नमस्कार, बहस बिहार की लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं। मेरा नाम राहुल ओझा है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के बाद यदि सबसे ज्यादा कोई नेता चर्चाओं के केंद्र में है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। नीतीश के पुराने साथी और अब उनके विरोधी सुशील मोदी ने नीतीश पर कहा है कि बेंगलुरु में सम्मान नहीं मिलने से नीतीश जी नाराज हैं। बीजेपी के कई दूसरे नेता भी कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नीतीश सूत्रधार रहे, पर बेंगलुरु की बैठक को कांग्रेस ने लूट लिया। हालांकि नीतीश ने कहा है कि सब कुछ ठीक है। तो जब सब कुछ ठीक है तब क्या विपक्ष यूं ही नीतीश को नाराज बता रहा है? चलिए इस मुद्दे पर शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस कि बीजेपी को नीतीश की नाराजगी में इतना इंटरेस्ट क्यों। और देखिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे पर बहस के लिए। उषा विद्यार्थी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है उनका। साथ ही मंजीत सिंह, प्रवक्ता जेडीयू से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आरजेडी से, और साथ ही रवि उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई मसलों पर अपनी बेबाकी से राय रखते आए हैं। सबसे पहले हम आना चाहेंगे उषा विद्यार्थी जी आपके पास, और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो नाराजगी है वो बीजेपी को ही है। बीजेपी ही इस बात को लेकर के टेंशन में है कि आखिर नीतीश कुमार को बेंगलुरु में वो सम्मान क्यों नहीं मिला, वो हक क्यों नहीं मिला। जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि बीजेपी को ही इसकी चिंता क्यों है, जबकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, इसमें बीजेपी को चिंता नहीं है। बीजेपी को खराब लग रहा है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री गए, और जिन्होंने सचमुच में अभी आप ही ने कहा और हम भी देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही इस बैठक को करने के लिए कड़ी मेहनत की। किसके किसके पास नहीं गए, कहीं मान कहीं अपमान, ये सब झेलते हुए पटना के में एक बैठक कराई। पटना के बाद बेंगलोर में बैठक हुई, और बेंगलोर में और किसी के पोस्टर तो नहीं लगे। तो आप वहां पर गठबंधन के मेन सूत्रधार रहने के बाद आपके यहाँ के पुल जो गिर गया उसका पोस्टर लगाया गया, फिर आपको इस तरह से अपमानित किया गया, तो निश्चित रूप से बीजेपी को चिंता नहीं है। लेकिन दुख तो प्रकट जरूर कर रहे हैं ना कि जिस काम को आप करने चले हैं वो काम में आपको सफलता नहीं मिली और दूसरे लोग आपको हास्यास्पद बनाकर छोड़ दिए हैं। तो क्यों ऐसे मामले में, जबकि जान रहे हैं कि 24 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का तय ही माना जा रहा है कि वो निश्चित रूप से उम्मीदवार फिक्स हैं, और मना ही स्थिति भी लोगों की बनी हुई है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोगों का काम हर क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फिर से एक बार 24 में हमारी सरकार बने, कि जितनी भी हमारी अपेक्षाएं हैं, जितनी भी हम सोचते हैं कि हमारा भारत और आगे बढ़े, उनके नेतृत्व में बढ़ेगा। तो क्यों जाकर आप अपने वहां पर पिटाते हैं, आपका पोस्टर लगता है और नाराज होके आप लौटते हैं। और सचमुच में मुख्यमंत्री जी का चेहरे से दिख रहा है कि आप नाराज हुए, और किसी भी व्यक्ति को नाराजगी होगी जब वो इतना परिश्रम करेगा। परिश्रम करने के बाद अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला, अभी कमेटी बनेगी, उस कमेटी में तय होगी, और फिर ममता जी की पार्टी की कोई महिला है जिसका आज हमने अखबार में देखा कि अभी हम भी उम्मीदवार हैं। तो इस प्रकार से इतना करने के बाद क्या मतलब निकलता है? तो बाहर में जाके हमारे बिहार की शिकायत हो रही है, तो आप क्यों इस तरह से वहां जाकर आप कर रहे हैं? इसलिए बीजेपी कोई चिंता नहीं कर रही है, और ना बीजेपी डर रही है। बीजेपी का तो एजेंडा तय है, बीजेपी के प्रधानमंत्री का व्यक्ति भी तय है, नरेंद्र मोदी जी तय हैं, यहाँ कुछ संशय नहीं है। लेकिन जब कार्यक्रम चलता है, जब आप इसकी योजना बनाते हैं इतने, इसका मतलब है कि जो बाकी लोग हैं वो आपको तरजीह नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपके
प्रयास करने के बाद भी आपको वो नसीहत आपकी नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे, इसलिए बीजेपी को लग रहा है कि भाई वहां भी गए और आप ही के खिलाफ किसी की और पोस्टर क्यों नहीं लगी, किसी और के यहाँ भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होंगे लेकिन उनका तो नहीं लगा। तो जानबूझकर आपको वहां इस प्रकार का किया गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि आप दौड़ रहे हैं और आपका फलाफल नहीं निकल रहा है, ये बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता करेगी? ये आपने अपना शुरू किया, आपने जाकर के वहां तय करना किया कि मैं भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं या जो दूसरे हों उनको हम समर्थन करें, तो कोई समर्थन लेने को तैयार नहीं, आपको बनाने को तैयार नहीं। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता हो रही है कि आप जा रहे हैं और आप बिल्कुल उषा जी। जेडीयू प्रवक्ता मंजीत सिंह भी जुड़े हुए हैं। मंजीत जी, बीजेपी को चिंता हो रही है कि नीतीश कुमार को सम्मान नहीं मिला और जाहिर सी बात है कि सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं होना, और कहा यह जा रहा है कि जिसके आप सूत्रधार हैं तो आप बैठक का ही वो हिस्सा होता है कि मीडिया से भी आप मुखातिब हो, बैठक में क्या क्या बातें हुई उसकी बात आप करें, चर्चा करें, लेकिन आप चले आते हैं। बीजेपी की जो चिंता है उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार नाराज हैं? देखिए, बीजेपी को चिंता नहीं है। जहां भी नीतीश जी का नाम आता है बीजेपी की बेचैनी वहां बढ़ जाती है और विपक्षीय एकजुटता के कारण भाजपा बहुत ही परेशान है। आप देख लीजिए, पहले तो इनके एक प्रदेश के अध्यक्ष कहते थे कि गए हैं नीतीश जी दिल्ली, बंगाल, यूपी, चाय नाश्ता पानी करके लौट आएंगे। पहले यह चाय नाश्ता पानी का संज्ञा देते थे, लेकिन जब 23 जून को आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में इस बिहार में पूरे देश की विपक्षीय एकता एकजुटता का जो बैठक हुआ, एक महाअभियान आदरणीय नीतीश जी ने चलाया और बेंगलुरु में 26 दल जब एकजुट हुए तो बीजेपी हताशा, निराशा, डर कर 18 तारीख को एनडीए की बैठक बुलाती है और नीतीश जी ने जो तीर चलाई पटना से, वह सटीक तीर लगा भारतीय जनता पार्टी को, इनके नेताओं को। इनके नेता नीतीश कुमार जी के तीर से यह छटपटाहट में है, बौखलाहट में है, परेशानी में है, बेचैनी है इनको। इस कारण यह अनर्गल प्रलाप अब कर रहे हैं। नीतीश जी को चिंता करने की क्या जरूरत है बीजेपी को? हम लोग तो 2015 में आपके खिलाफ चुनाव लड़े थे और नरेंद्र भाई मोदी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी से हम लड़ाई जो लड़े 2015 के विधानसभा चुनाव में, नरेंद्र भाई मोदी 44 सभाएं इस बिहार में उन्होंने की थी और 55 सीट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। तो यह बेचैनी है और नीतीश कुमार जी कई बार प्रधानमंत्री जी को देश के इतिहास के बारे में वह ज्ञान देते रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर है। नीतीश कुमार जी ईमानदार नेता, उनके ऊपर आज तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। न नीतीश जी को ईडी, सीबीआई, न इंटेलिजेंस, आईबी का कोई डर भय है। वह जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के छल कपट को, झूठ को और नीतीश कुमार जी का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा कि पहले तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को रोका, इनके षड्यंत्र को रोका। जिस तरह से यह महाराष्ट्र में लगातार शरद पवार जी के पार्टी को तोड़े, कई दलों को इन्होंने तोड़ा। नीतीश जी इनके छल कपट को समझकर और केवल बिहार में जो महागठबंधन नीतीश जी ने बनाया, वह महागठबंधन आज देश में एक ऐतिहासिक स्वरूप में है। और जो महागठबंधन बिहार में बना है और बिहार से पूरे देश में एक महागठबंधन जो बन गई विपक्ष एकता का, उससे बीजेपी पूरी घबराई है, नीतीश कुमार से डरी हुई है। यही कारण है जब प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते थे कि यह शेर है, हम हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है और हम अकेला विपक्ष हमसे टकरा नहीं सकती है। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 38 दलों का एक गठबंधन बनाना पड़ रहा है? अकेले लड़ते या चले थे कहने के लिए कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टियों में से हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और यह बाजीगर बन रहे थे। इनका डर से हवा निकल गया और इनको 38 दलों से समझौता करना पड़ा। 38 दलों में 25 ऐसे दल हैं
जिनके एक भी सांसद नहीं है। केवल यह 26 के तुलना में 38 की गणित बैठा रहे थे, देश के लोगों को समझा रहे थे, और नीतीश कुमार जी का तीर सटीक लगा है। इसलिए बेचैनी में भारतीय जनता पार्टी है, और बेचैनी में प्रोपगंडा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार जी के प्रति सहानुभूति बीजेपी अब दिखा रही है, सुशील मोदी जी सहानुभूति दिखा रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी नाराज हैं, खुश हैं, बीजेपी को उससे क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी के डर से अब आप पुनः डर चुके हैं। आप जहां कहते थे कि हम क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे, आपके जेपी नड्डा साहब ने कहा था। आप बताइए जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां आप क्षेत्रीय दल को समाप्त करने की बात कहे थे, आप 38 क्षेत्रीय दलों को चरण वंदना आप कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करके मिटा के अपने संख्या को आप बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों से बताना चाहिए। आज मैं एक बात बड़ी विनम्रता से आपको कहना चाहता हूं, हम तो यह सोचे थे कि आप डिबेट में जब बुला रहे हैं तो सबसे शर्मसार करने वाली जो घटना है मणिपुर की, जो महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, जिन महिलाओं से सामूहिक बलात्कार की गई, पूरा 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का शर्मसार हुए। चलिए, बिल्कुल नीतीश कुमार ने उस पर भी बात रखी है। बहरहाल हमारा जो मसला है वो इस मुद्दे पर है कि नीतीश कुमार की नाराजगी जो है वो चर्चा में है, और मामले में माफी मांगना हम चाहेंगे कि एजाज अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी भी प्रतिक्रिया हम ले लें। एजाज जी, आज तेजस्वी यादव भी ये कह रहे थे कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन एक वजह ये नहीं मानी जाए कि आखिर लेक लतीफी क्यों? क्योंकि जब विपक्ष की बैठक चल रही थी पटना में, तभी हो रहा था कि कन्वीनर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, बात बेंगलुरु तक जाकर नहीं बनी, अब बात मुंबई तक पहुंच गई है। आखिर इतनी लेट लतीफी एक्सटेंशन इस बात में क्यों हो रहा है, और क्या यही बात नाराजगी को और बल नहीं देता है? राहुल जी, ये बात जो हमसे पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछना चाहिए कि 2019 के बाद 2023 में आपने एनडीए की बैठक क्यों की? आखिर क्या कारण है कि आपको एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी? क्या कारण है कि आप अपने संख्या को दिखाने का काम किए? जो कहा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उसने 38 को साथ ले लिया अपने साथ शुरू करने के लिए पारी। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई। और जो ये जनाधार होने का दावा करते थे, ये बोलते थे कि हमसे बड़ा कोई जनाधार वाला नेता नहीं है, हम सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व में भी जनाधार रखते हैं, उनका पूरी तरह से, जिस तरह से जो विपक्षी दलों का संकल्प आगे बढ़ रहा है, उसके बाद से ये लगातार बेचैनी में है, बौखलाहट में है। और इसी बेचैनी बौखलाहट का परिणाम है कि ये अपने घर को नहीं देख रहे हैं, ये तिनका तिनका जोड़ करके आशियाना खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनके आशियाने में आग लगी हुई है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो परिवार के प्रति कहीं ना कहीं अपना संवेदना रखते हैं, उन लोगों को साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद पर हमला किया करती थी, उसका भी पोल खुल गया। इन्होंने जिस तरह से जो भ्रष्टाचार के मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया था, विपक्षी दलों को बदनाम करने का कार्य किया था, उन सारे भ्रष्टाचारियों को धीरे धीरे अपने साथ मिला करके वॉशिंग मशीन में डाल करके भ्रष्टाचारी को सदाचारी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, इंडिया की जनता इस बात को समझ रही है कि एनडीए के लोग कहीं ना कहीं गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बना रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति इनकी कोई उत्सुकता नहीं है। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देना चाहिए, ये ऑन रिकॉर्ड दिए हैं 7,22,132। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हम दो हमारे दो की राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही है, 144 करोड़ जनता में से 84 करोड़ जनता बीपीएल के नीचे है। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों को कहां पहुंचा दिया। ये कहा करते थे हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन ये तो झोला नहीं उठाए, देश के 84 करोड़ लोगों को अपने फोटो का झोला थमा करके लाइनों में खड़ा कर दिए, उनकी सोच को समाप्त कर दिए, उनकी पढ़ाई को समाप्त कर दिए, उनकी चिकित्सा को समाप्त कर दिए, उनके हर तरह के जो बेहतर वातावरण का निर्माण होना चाहिए, सारी सोच को समाप्त कर दिए।
और उस पर ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। अरे भाई, आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो कि देश में आज मणिपुर की घटना पर आप आते हैं और कहते हैं कि देश शर्मसार महसूस कर रहा है। शर्मसार तो आपके पार्टी के कारण देश। चलिए, बिल्कुल आपके पास आएंगे। रवि उपाध्याय जी भी राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। एजाज जी आते हैं आपके पास। रवि उपाध्याय जी, ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से कि सब कुछ ठीक है, नाराजगी की बात लेकिन चर्चा में भी है। एजाज जी आएंगे। जवाब दे लूं समाज के वंचित और शोषित वर्ग हैं, उनके प्रति आपकी सोच है। जिस प्रकार से आरजेडी के लोग आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए 90 के और दशक राजनीति से को आधार बनाने के लिए आज हर तरह न का गरीबों के लिए घर बनाया, न सड़क बनाई, न पानी की व्यवस्था की, और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही, जिसको जंगल राज का नाम दे। वैसे आरजेडी के लोग जो हमारे प्रधानमंत्री पर, आप हमारे गरीबों के राज को जंगल राज कहते हैं, आप वंचितों के राज को जंगल राज कहते हैं। के बारे आप में जो शोषित कमरे वर्ग के लोग हैं उनको जंगल राज कहते हैं। साथ बलात्कार होता रहा, सम्मान देते हैं, आप उनको जंगल राज करके आप करते हैं। कोई भी अपमानित करने वाली भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बिल्कुल एक रिएक्शन हम मंजीत जी से भी ले रहे हैं। मंजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मंजीत जी, इस तरह से आपने बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया। आप बिहार में विकास के सारे रास्ते रोक दिए, बिहार की सारी योजनाओं के पैसे रोक दिए हैं। आप जीएसटी का हिस्सा नहीं देते हैं। आप आपदा में जो कोष का व्यवस्था होना चाहिए केंद्र से नहीं देते हैं। किस तरह की राजनीति है, किस तरह का सोच है? आपकी सोच समाप्त हो चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। सूप को दूसने कि ये इनका परिवारवाद है, इनका कौन सा समाजवाद? अरे परिवारवाद पर तो आप बोलिए ही मत। हमको करे परिवारवाद, शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए। और सीपी ठाकुर, कोई परिवारवाद नहीं हुआ है यहाँ। चलिए, बिल्कुल मंजीत जी एक रिएक्शन। मंजीत जी, आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे थे, कहिए। और एक मिनट खराब लगता है मुझे मंजीत जी। कल भी प्रधानमंत्री जी के भाषण को हम बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने दो बातें प्रमुखता से उठाई, वह भ्रष्टाचार की बात और परिवारवाद की बात। मैं उषा विद्यार्थी जी वरिष्ठ बीजेपी की नेत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं। उषा विद्यार्थी जी, इतना ही बता दीजिए, भ्रष्टाचार की प्रति आपकी पार्टी गंभीर है तो क्या हुआ महाराष्ट्र में? जिन लोगों को प्रधानमंत्री जी ने अपने भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ के जो लोग लुटेरे हैं, वह लुटेरा एनसीपी नेशनल करप्शन पार्टी है, और अजीत पवार जो कई हजार करोड़ के मामले में आरोपी हैं ईडी सीबीआई के, आपने महाराष्ट्र में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए, बिल्कुल मंजीत जी, आपने बातें रखी। रवि उपाध्याय जी के पास चलते हैं। रवि उपाध्याय जी, एक मिनट मंजीत जी। रवि उपाध्याय जी, इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद इस बात को कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि जब कुछ अंदर से ठीक नहीं हो तभी ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। क्या सब कुछ ठीक है? नितिन गडकरी ने उसका मजाक बनाया, ये सबको पता है। मंजीत जी, उषा जी, अब रवि जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ, फिर से रिपीट करिए एक बार। रवि जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन कहा यह भी जाता है, माना यह भी जाता है, अमूमन हम व्यवहार में देखते हैं कि कुछ ठीक नहीं रहता है, फिर भी हम कह देते हैं कि भाई सब कुछ ठीक है। क्या लग रहा है कि वाकई सब कुछ ठीक है, नाराज नहीं है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार के राहुल जी नाराजगी का सवाल कहां उठता है? जो विपक्षी एकता की कवायद के लिए नीतीश कुमार ने बिहार से उसकी शुरुआत की, वह एक मिसाल है। आप उसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल करके जब इधर आए तो फिर उसके बाद 7 दलों का महागठबंधन बनाया, और वही जो है सो भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या विपक्ष कह लीजिए, उसकी पीड़ा का कारण यहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो बड़ी कवायद पटना में की, उसके बाद तो वह नीतीश कुमार ही उसके सूत्रधार हैं। तो ऐसे में जो तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं या लालू प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार स्वयं कह रहे हैं, तो इसमें जिरह करने की बात कहां, यह गुंजाइश कहां? यह तो उन्होंने लाउड एंड क्लियर मैसेज पूरे देश को दिया है कि किस तरह से महागठबंधन का जुटान हुआ, किस तरह से देश के स्तर पर उन्होंने एक पहल की। और तमाम देखिए जितने भी दल हैं, जितने भी 26 दल जो मिले, सबका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट क्लैश करता है। बावजूद इसके
एक छतरी के नीचे नीतीश कुमार की ही देन है कि तमाम पार्टियां जो है सो आकर के बैठी। अब देखिए, अब वो एक स्वरूप ले रहा है। अब वो स्वरूप आपको, आज जो लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनना था, संयोजक बनने की बात होगी। अब नीतीश कुमार बनेंगे या कौन बनेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस दिशा में कवायद हो रही है वो नीतीश कुमार को ही वह छतरी मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बिहार के जो लोग भी हैं, हम लोग तो इसके लिए गौरवान्वित महसूस करेंगे कि बिहार से कोई उस तरह का चेहरा निकल करके जाए। तो ये हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होगी कि नीतीश कुमार हम लोगों के बीच से जा रहे हैं। और नीतीश कुमार देखिए विजनरी नेता भी हैं। अब वो पक्ष विपक्ष का वो आरोप प्रत्यारोप वो चलता रहेगा, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नीतीश कुमार एक विजनरी नेता है और निश्चित रूप से जो उन्होंने एक खाका खींचा, उस खाके पर आज देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है और वो आपको बेंगलुरु में भी दिखाई पड़ा, अब आगे के दिनों में महाराष्ट्र में दिखाई पड़ेगा। अब देखिए, अब किसी के पेट में दर्द है वो हम तो उसके तो हम वैद्य तो है नहीं कि वो किसके पेट में दर्द है क्या है। और नीतीश कुमार क्या, लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बेहतर पहल की है। और हम ही नहीं करें, आप तमाम तरह के जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं या जो राजनीतिक पंडित हैं उनसे भी आप पूछ लीजिए, यह निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने एक बेहतर पहल की है। और एक भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कह लीजिए या एनडीए के समक्ष एक बड़ा लाइन खींचा है उन्होंने। अभय जी, चलिए, बिल्कुल। तो सबने अपनी बातें रखी और कहा जाए कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है और खुद नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी नाराजगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस पैनल से जुड़ने के लिए, इस बहस में जुड़ने के लिए। बहस बिहार की में फिलहाल के लिए इतना ही और तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए। नमस्कार।